हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स और स्टोरीज है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फाइनली कब केनी ओमेगा को ऑल एलीट रेसलिंग में पुश मिलने वाला है। AEW को बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिल सकता है। जानेंगे ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क ऑर्डर के लिए ओरिजिनल प्लान्स, और हम ये भी देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग और कोडी ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन फैक्शन लाने की बातें टीज कर रहे हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहता हूं, और जो कोई मेरी बात सुनना चाहता है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जिसे किसी सिर्फ अपडेट सुननी है वो स्क्रीन के ऊपर दिए गए टाइम पर वीडियो स्किप कर सकता है। सबसे पहली तो ये कि गाइस आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं हमारे चैनल पर एक Q&A वीडियो लाऊं, जबकि हमारे चैनल पर पहले भी एक Q&A वीडियो आ चुकी है, लेकिन उस Q&A वीडियो को अब करीब 2-3 महीने हो चुके हैं, और अब आप में से कई सारे लोग चाहते हैं कि मैं दूसरी Q&A वीडियो लाऊं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और गाइस बात यह है कि पहले Q&A वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश की थी, जिससे कि हमारे चैनल की पहली Q&A वीडियो करीब आधे घंटे से ऊपर की बन चुकी थी। लेकिन आप में से इतने सारे लोगों के क्वेश्चन पिक करने के बाद भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस बाकी थे, जो क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में नहीं ले पाया। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आपके यूनिक सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इसके बाद भी उस वीडियो में जिन लोगों के सवाल पिक नहीं हुए उन्होंने मुझे कमेंट्स कर गालियां देना शुरू कर दिया। और इस चीज से डिमोटिवेट होकर मैंने ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद अगर हमारे चैनल पर कोई Q&A वीडियो आएगी तो गाइज वो हमारे चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम वीडियो होगी, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन गाइज लाइव Q&A करने में काफी देर है, इसलिए आप में से कई सारे लोग चाहते हैं कि मैं एक और दूसरी Q&A वीडियो बनाऊं, और मैं यहाँ पर दूसरी Q&A वीडियो बनाने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन गाइज मेरी यहाँ पर एक शर्त है, और अगर वो शर्त आपने मानी तो है मैं दूसरा Q&A वीडियो लाऊंगा, नहीं तो नहीं। और शर्त ये है कि आप में से जिन लोगों का सवाल पिक नहीं हुआ वो कमेंट कर मुझे ये मत कहना कि मैंने आपका सवाल पिक नहीं किया, क्योंकि गाइज मैं हर बार Q&A वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपका सवाल इस वीडियो में फीचर नहीं हुआ तो गाइज आपका सवाल अगले वीडियो में आ सकता है। और हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैंने आपके लिए एक पोल खड़ा कर दिया है, जहाँ पर वोट कर आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी शर्त को मंजूर करते हैं या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आपने कमेंट कर ये कहा कि मैंने आपका सवाल पिक नहीं किया तो गाइज आपको कुछ नहीं लेकिन मुझे गिल्टी फील होता है। और दूसरी बात रही हमारे चैनल की डिड यू नो सीरीज की, तो गाइज हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के काफी सारे अपडेट्स आने की वजह से मैं डिड यू नो सीरीज शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि अपडेट्स बहुत ही मेन होते हैं और हम डिड यू नो सीरीज कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस किसी दिन ऑल एलीट रेसलिंग के अपडेट्स नहीं आएंगे उस दिन मैं ऑल एलीट रेसलिंग के डिड यू नो सीरीज की शुरुआत कर दूंगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना है, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक चीज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। पर गए जब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की, और सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग और कोडी AEW में 4 हॉर्समैन लाने की बातें टीज कर रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको हमारे चैनल के पहले वीडियो में कहा था कि ऑल एलीट रेसलिंग में जल्द ही एक बहुत ही बड़ी फैक्शन आ सकती है, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग की न्यू 4 हॉर्समैन हो सकती है, क्योंकि गाइज AEW बार ऐसी चीजें टीज कर रही है। और आज इस वीडियो में हम उसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जब AEW और कोडी ने ये टीज किया है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन लाने वाले हैं। तो गाइज हमने सबसे पहला टीज कोडी के उस प्रोमो में देखा था, जहाँ पर कोडी ने क्या कहा था ये मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बता दिया है। लेकिन गाइज दूसरी बार टीज कोडी ने नहीं बल्कि FTR के 1/2 डेक्स हार्वुड ने किया था, जहां पर डेक्स हार्वुड ने अपने जन्मदिन पर कोडी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कोडी को ट्वीट कर एक फोटो शेयर किया था, जिसमें कोडी और डेक्स हार्वुड दोनों ही अपने हाथों से 4 का जेस्चर बना रहे थे। और यही मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइज कोडी और डेक्स हार्वुड का जन्मदिन एक ही दिन पर है, और दोनों का ही जन्म 30 जून को हुआ था। लेकिन कोडी डेक्स हार्वुड से 1 साल बड़े है, और ये दूसरी बार डेक्स हार्वुड ने टीज किया था कि वो AEW में 4 हॉर्समैन लाना चाहते हैं। पर यही शॉन स्पियर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर कर टीज किया है कि वो भी ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन लाना चाहते हैं, जहां पर शॉन स्पियर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर 4 नंबर की एक फोटो शेयर की है। और इन्हीं सारी चीजों से कोडी, शॉन स्पियर्स और FTR ये चारों ये टीज कर रहे हैं कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन बनाना चाहते हैं, जहां पर अब आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि मैंने ऑल एलीट रेसलिंग के 4 हॉर्समैन में शॉन स्पियर्स, कोडी और FTR को इंक्लूड क्यों किया था। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और गाइस जानते हैं कि क्या थे डार्क ऑर्डर के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स। तो गाइस यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कुछ स्टोरीज शेयर की है, और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि AEW में डार्क ऑर्डर नाम की फैक्शन लाने का आइडिया यंग बक्स का था, और यंग बक्स चाहते थे कि ऑल एलीट रेसलिंग में डार्क ऑर्डर नाम जैसी एक मिस्टीरियस फैक्शन हो। लेकिन गाइस डार्क ऑर्डर फैक्शन तैयार होने के बाद डार्क ऑर्डर के लिए यंग बक्स ने किसी भी लीडर को नहीं चुना था, पर यहाँ पर टोनी खान चाहते थे कि डार्क ऑर्डर का कोई लीडर हो जो डार्क ऑर्डर को एक डोमिनेटिंग फैक्शन
बनाए और टोनी खान चाहते थे कि कोई नया रेसलर डार्क ऑर्डर का लीडर बने, जिससे कि वो खुद के साथ साथ डार्क ऑर्डर को भी स्टैब्लिश करेगा। और इसीलिए टोनी खान सबसे सजेशंस मान रहे थे कि डार्क ऑर्डर का लीडर किसको बनाना चाहिए। और इसी बीच क्रिस जेरिको ने डार्क ऑर्डर के लीडर के तौर पर उनके फ्रेंड डॉक्टर लूथर का नाम पिच किया। और ये इसलिए नहीं था क्योंकि लूथर क्रिस जेरिको के फ्रेंड है, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि लूथर का कैरेक्टर डार्क ऑर्डर के लीडर के तौर पर अच्छी तरीके से काम कर सकता है। पर गाइस इसी बीच कोडी ने एक आइडिया पिच किया था कि हमें एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार को डार्क ऑर्डर का लीडर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नया रेसलर डार्क ऑर्डर का लीडर बनता है तो गाइस वो प्रॉपरली खुद पर और डार्क ऑर्डर इन दोनों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। और कोडी के ऐसे कहने से क्रिस जेरिको और टोनी खान ने अपना माइंड चेंज कर लिया। और इसके बाद टोनी खान चाहते थे कि मार्टी स्क्रल या फिर मैट हार्डी डार्क ऑर्डर के लीडर बने, लेकिन गाइस मार्टी स्क्रल ने रिंग ऑफ ऑनर के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और मैट हार्डी AEW में आने के लिए एक ही शर्त पर तैयार थे कि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, जिससे कि ये दोनों ही रेसलर डार्क ऑर्डर के लीडर के तौर पर अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। और इसी बीच लूक हार्पर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और यहाँ पर AEW के पास एक अच्छा चांस था कि वो लूक हार्पर को ऑल एलीट रेसलिंग में लाकर डार्क ऑर्डर का लीडर बना दे, क्योंकि गाइस लूक हार्पर AKA ब्रॉडी ली पहले से एक एस्टैब्लिश रेसलर थे और काफी सारे लोग ब्रॉडी ली को जानते थे, इसलिए वो अपने साथ साथ डार्क ऑर्डर स्टेबल पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसलिए फाइनली ब्रॉडी ली का नाम डार्क ऑर्डर के लीडर के तौर पर फाइनल किया गया। और यही डार्क ऑर्डर के लीडर के लिए ओरिजिनल प्लान्स थे कि गाइस टोनी खान किसी नए सुपरस्टार को डार्क ऑर्डर का लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन इवेंचुअली ब्रॉडी ली डार्क ऑर्डर के लीडर बन गए। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉडी ली डार्क ऑर्डर को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि कब मिलने वाला है केनी ओमेगा को ऑल एलीट रेसलिंग में पुश। तो गाइस आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि केनी ओमेगा को पुश क्यों नहीं मिल रहा, जबकि केनी ओमेगा क्रिस जेरिको के बाद ऑल एलीट रेसलिंग की सबसे बड़ी साइनिंग थी और NJPW में तो केनी ओमेगा टॉप स्टार थे, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग में आने के बाद केनी ओमेगा सबसे पहले क्रिस जेरिको से हार गए और आगे जॉन मॉक्सली और पार्क से भी हार गए। और अब तो सिंगल्स करियर से बाहर निकलकर केनी ओमेगा टैग टीम में है। तो केनी ओमेगा को ऑल एलीट रेसलिंग पर पुश कब मिलेगा, तो इसी चीज पर अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर बात करते हुए डेव मेल्जर ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने केनी ओमेगा को एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर साइन किया है। पर हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को ऑल एलीट रेसलिंग में पुश इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग और केनी ओमेगा दोनों ही ये चाहते हैं कि केनी ओमेगा सबसे पहले ऑल एलीट रेसलिंग के बाकी सुपरस्टार को स्टैब्लिश करे। और इतना ही नहीं बल्कि केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन को भी स्टैब्लिश करे। और इसीलिए केनी ओमेगा का पुश अब तक रुका हुआ है, लेकिन गाइस जल्द ही केनी ओमेगा को ऑल एलीट रेसलिंग पर बहुत ही बड़ा पुश मिलने वाला है। और ये पुश टैग टीम डिवीजन में नहीं बल्कि केनी ओमेगा के सिंगल्स करियर में होगा। और इस पुश की शुरुआत शायद इस साल से हो सकती है और अगले साल तक केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग के ह्यूज रेसलर के साथ साथ ऑल एलीट रेसलिंग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन सकते हैं। और यही बात डेव मेल्जर ने केनी ओमेगा के ऑल एलीट रेसलिंग में पुश के ऊपर बात करते हुए कही है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और इस चीज पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल और सबसे मेन अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा अवार्ड। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अवार्ड्स होते हैं, जैसा कि हम इंडिया में भी देखते हैं। लेकिन यार इंडिया के अवार्ड की बात जाने ही दो। पर गाइस जैसे ही टेलीविजन इंडस्ट्री के अवार्ड्स हमें यूएस में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर यूएस की टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड एमी अवार्ड होता है। गाइस आप यहाँ पर कहोगे कि ऑस्कर सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है, लेकिन एमी अवार्ड टेलीविजन अवार्ड है जो कि टीवी सीरियल्स और रियलिटी शो को दिया जाता है। और ये अवार्ड पिछले 71 सालों से चलता आ रहा है। और इसी अवार्ड के लिए 2020 में आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड रियलिटी प्रोग्राम के नॉमिनेशंस में ऑल एलीट रेसलिंग को भी नॉमिनेट किया गया है, जहां पर अपने पहले साल के कंप्लीट होते ही ऑल एलीट रेसलिंग का एमी अवार्ड्स के आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड रियलिटी प्रोग्राम में नॉमिनेशन होना ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही प्राइड की बात है। लेकिन गाइस यहाँ पर इस कैटेगरी में सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग ही नहीं बल्कि WWE को भी नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ये दोनों ही शोज भी आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड रियलिटी प्रोग्राम 2020 के नॉमिनेशंस में आते हैं। और ये यूएस के कोई छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं बल्कि यूएस टेलीविजन हिस्ट्री के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो गाइस यहाँ पर एक ही कैटेगरी में WWE और AEW ये दोनों ही शोज नॉमिनेट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये अवार्ड कौन जीतता है। और मुझे इस अवार्ड के लिए ज्यादा नॉमिनेशंस तो पता नहीं है, पर यहाँ पर WWE के जीतने का अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पर WWE के 2 शोज यानी कि रॉ और स्मैकडाउन है, जबकि AEW का एक ही शो यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट है। और अगर यहाँ पर बाय चांस AEW एमी अवार्ड जीत गई तो गाइस WWE की तो इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर WWE के ऊपर शॉट्स नहीं ले रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि गाइस आज तक कभी भी WWE ने एमी अवार्ड्स नहीं जीता, जबकि WWE करीब 20-30 सालों से चल रही है। और अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग अपने पहले ही साल में ये अवार्ड जीतती है तो गाइस
गाइज यहाँ पर WWE को बहुत ही बड़े एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतने साल में WWE ने एक बार भी एमी अवार्ड नहीं जीता। पर अगर यहाँ पर ये अवार्ड WWE जीतते हैं तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की उतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होने वाली, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग को आए हुए करीब करीब एक ही साल हुआ है और अपने पहले साल में ही एमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिलाना ये ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। जबकि WWE पहली बार 2011 के आसपास इस अवार्ड में नॉमिनेट हुई थी, यानी कि WWE बनने के करीब करीब 18 साल बाद। और मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर WWE और AEW को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी अवार्ड जीतती है तो फिर उसका दूसरी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा। और इस अवार्ड्स का रिजल्ट हमें 21 सितंबर 2020 को देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें फाइनली पता चलेगा कि WWE अच्छी है या फिर AEW। क्योंकि गाइज हमने कोलैब तो किया, लेकिन 71 सालों से चलता आ रहा हुआ इतना बड़ा अवार्ड किसी भी कंपनी को मिलता है तो गाइज वो कंपनी सबसे बेस्ट है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर AEW WWE को बीट कर सकते हैं या नहीं। पर आज की वीडियो में इतना ही, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?